हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारा टॉपिक है इक्वालिटी। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़े थे। अभी हम इसका यूनिट 2 सोशल साइंस का यूनिट 2 डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। पहले हम इंडियन डेमोक्रेसी, हमारा देश में, भारत देश में हमारा इक्वालिटी को कैसे मानते हैं और इक्वालिटी क्या है, किस तरह से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, हम चलिए देखते हैं। अगर इक्वालिटी क्या है, हम बात करें इक्वालिटी क्या है। समानता, इक्वालिटी का हिंदी क्या है? समानता, समानता। समानता कहाँ पे आएगा? जो समानता है कहाँ पे आएगा? जहाँ रेस, मतलब आप काले या गोरे, भेदभाव नहीं होगा। आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, ठीक है, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते, क्या रिलीजन आपका क्या है, कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, जो रेस कलर क्या है, और जो प्लेस ऑफ बात, मतलब आप कहाँ से, आपका कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से आप आते हैं, जन्म आपका कहाँ से, किस इलाका में हुआ है। अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारा देश इंडिया, जो भारत, हमारा देश में बहुत सारा स्टेट से, बहुत सारा यूनियन टेरिटोरी से, छोटा सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है हमारा। तो इसमें, इतना बड़ा देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे कलर का भी लोग रहते हैं। अगर हम बात करेंगे, इंडिया को तो अभी डिवाइड हम कर चुके हैं। जो भी होता है हम इंडिया को बोलते हैं, पहले बोलते हैं नॉर्थ इंडिया इसको, और इसको बोलते हैं साउथ इंडिया। ठीक है, मेरा समझ में नहीं आता है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया क्या है। इंडिया तो इंडिया है, लेकिन ये रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, साउथ इंडिया में बेसिकली आप देखेंगे कौन सा स्टेट को साउथ इंडिया हम बोलते हैं। उस रीजन में कौन कौन सा स्टेट आता है? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, और इसमें पुडुचेरी वगैरह ये सब है। इसको हम साउथ इंडिया बोलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, देन ये सब हो गए नॉर्थ इंडिया। देन नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहाँ पे भी है। तो हम देखेंगे कलर वाइज, अगर हम देखेंगे, अगर एक नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, उनका कलर अगर थोड़ा सा गोरे वो है, ठीक है, एज कंपेयर टू साउथ इंडियन लोग, वो थोड़े गोरे होते हैं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो होते हैं। क्यों है ये जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे, क्यों। जियोग्राफी में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि साउथ इंडिया के लोग थोड़ा काले क्यों होते हैं स्किन का कलर वाइज, और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का लोग थोड़े गोरे क्यों होते हैं। अब साइंस में आपका जो जनरल साइंस है, शायद 8 और 9 स्टैंडर्ड में हम पढ़े होंगे, मेलानिन, आपका शरीर में, ब्लड में जो मेलानिन का मात्रा है, वो ही आपको डिफाइन करता है। ठीक है, कि आप काले होंगे या गोरे होंगे। ये जो नॉर्थ इंडिया के सारे लोग गोरे नहीं है, गोरे मतलब इंडिया, हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट जो है, एशिया का जो इंडियन कॉन्टिनेंट वाइज, वो उसको कंपेयर करेंगे तो वो हम उनको गोरे मानते हैं।
कि वो थोड़ा कलर उनका गोरा है, ठीक है। ये एकदम ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स और जो ऑस्ट्रेलियंस के तरह नहीं है, ठीक है। तो क्यों है, मेलानिन जो होता है हमारा शरीर में ब्लड में, उसका मात्रा से वो डिफाइन करता है किसका कौन सा कलर होगा। मेलानिन का मात्रा अधिक होगा, ज़्यादा होगा तो काले होंगे वो, और थोड़ा कम होगा तो वो थोड़ा स्किन गोरे दिखेंगे। तो ये रेस वाइज, ठीक है, रेस वाइज जो काले और गोरे का भेदभाव वाइज एक इनइक्वालिटी यहाँ पे आता है। अगर इक्वालिटी की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा इनइक्वालिटी आता है, एक तू काला है मैं गोरा हूँ, इस तरह का होता है। और रीजन वाइज हमारा देश में रीजन वाइज मतलब आप मान लीजिए एक बच्चा सिटी में रह रहा है, ठीक है, सिटी में दिल्ली में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, मेट्रो सिटी और बैंगलोर में रह रहा है तो, और हैदराबाद में रह रहा है या चेन्नई में रह रहा है, ठीक है, मेट्रो सिटी सब ये सब मैं बोला, यहाँ पे रह रहा है। और एक बच्चा गांव में रह रहा है, गांव का जो पिछली इलाका है जो अभी तक अंडर डेवलप्ड है, डेवलप नहीं हुआ है, उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दोस्तों पता है ना, अभी भी 2023 का बात कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारा गांव है, इतना पिछड़ा इलाका वो है, वहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी एकदम जीरो वहाँ पे है। वहाँ पे अभी भी लोग पहाड़ से गुजर के आते हैं, ठीक है। अगर आना है टाउन में, जो मार्केट में आना है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए वो पहाड़ से गुजर के आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अभी भी वहाँ पे पहुँचा नहीं है, अगर पहुँचा है तो पुअर क्वालिटी का इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है, सर्विसेज जीरो वहाँ पे है। तो इस तरह का एक रीजन का लड़का है और एक मेट्रो सिटी का लड़का है, दिल्ली मुंबई वाला लड़का है के। तो अगर वो दोनों एक ही जगह में आएंगे, ठीक है, एक ही जगह में आएंगे, सपोज उनका क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, मान लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, जो स्टेट का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है वो आए हैं, एक हो रहा है क्रिकेट में झारखंड का, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं झारखंड का एक लड़का, ठीक है, झारखंड का वो गांव वाला पिछड़ा इलाका है, वहाँ से एक लड़का है, उसका टीम है झारखंड का टीम में वो है, और एक मैच हो रहा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के साथ रणजी ट्रॉफी। तो वो दोनों में अगर मैच के दौरान कोई कहा बहस सुनिवेश हो गई तो कहा सुनी में क्या होगा, वो ईगो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस तरह की होता है, आप जो स्लेजिंग बोलते हैं देखे होंगे क्रिकेट में। तो दोनों में इस तरह का वार्तालाप होके उनका ईगो, दिल्ली वाले का ईगो आ गया कि तू मेरे से क्या बात करेगा, तेरा स्टैंडर्ड नहीं है तुम मेरे से बात कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, हम प्लेस वाइज हम बोलते हैं क्या, तू एक पिछड़े इलाके से है, एक गांव के इलाके से है, और मैं शहर का लड़का हूँ, मैं तुझसे बेहतर क्रिकेट खेलता हूँ और मेरा ट्रेनर और कोच मुझे बेहतर क्रिकेट सिखाता है टाउन में, गांव में तो तुम्हारा कोच भी नहीं होता है इतना। तो इस तरह से हम अगर बात करेंगे इस टाइप का, हाँ यहाँ पे क्या होता है, प्लेस ऑफ बात को लेके इनइक्वालिटी आ जाता है। इक्वालिटी कहाँ आ गया, अगर हम मानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, गणतांत्रिक को मानते हैं डेमोक्रेसी। हम पहले तो ब्रिटिशर्स के अधीन थे ना, ब्रिटिशर्स ने तो अच्छे थे, मेरा मानना है ब्रिटिशर्स के अधीन, उनका अधीन थे, वो जो चाहते थे वो हमारा ऊपर वही टाइप का जुर्म करते थे, लेकिन वो शायद अच्छा था। लेकिन अगर हम मानते हैं हम डेमोक्रेसी ले हैं, अभी हमें डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम हमारा संविधान लिख चुके हैं, हम हमारा सरकार चुनते हैं, लेकिन तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों है, अभी इक्वालिटी क्यों नहीं है? अगर डेमोक्रेसी सभी यहाँ पे समान है, क्यों डेमोक्रेसी आया? क्योंकि हम सभी भारतवासी इक्वल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही मानता है कि वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी यहाँ पे हो रहा है कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ बेसिस पे, ठीक है, ये सब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी यहाँ पे नहीं होता है, इनइक्वालिटी होता है। तो इसको हो गया एक प्लेस ऑफ बर्थ का जो एग्जाम्पल हम दे दिए।
अभी कास्ट का एग्जाम्पल क्या दूंगा? कास्ट बेसिस पे ठीक है, अभी सुधर गया है, बहुत सारा डेवलप हो चुका है, बहुत सारा स्कीम्स आ चुका है, गवर्नमेंट भी लॉ बहुत सारा बना चुका है। कास्ट बेसिस पे बात करना सही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि हमारा जो बहुत सारा एंसेस्टर्स थे उस टाइम में कास्ट बेसिस पे होता था। कास्ट बेसिस पे क्या होता था उस टाइम में, हमारा एंसेस्टर के टाइम में, वहाँ हम अगर दलित कास्ट का है, दलित है और वो ऊंचे कास्ट का कोई आदमी है, तो अगर उसको भी छू लेता ना, अनटचेबिलिटी वहाँ पे था। अगर वो कहीं पे जा रहा है तो उसको छू लिया तो वहाँ पे क्या हो जाता था, वहाँ पे वो बोलता था कि मुझे छू लिया, अभी मैं शुद्ध होने जा रहा हूँ। तो इस तरह की बात होता था, मूवी में देखे हैं सभी, ठीक है, मूवीज़ में, और जो सभी छोटा छोटा शॉर्ट फिल्म्स में भी, वो दूरदर्शन में आता था उस टाइम में, ठीक है। उस टाइम में मैं मेरा बचपन में देखा हूँ, एक SIT करके एक शो आ रहा था, ठीक है, दूरदर्शन में। तो वहाँ पे मैं देखा था, मेरा याद है मुझको। तो इस तरह का अनटचेबिलिटी होता है। कैसे होता है वो, एक शो में एक कहानी बताता हूँ आपको। वहाँ पे एक उनका घर में एक जो हेल्पर रह रहा था, ठीक है, एक बाबू के घर पे एक हेल्पर रह रहा था। वो हेल्पर गांव का पिछड़ा जो इलाका है वहाँ से था, और उसका कास्ट वो दलित था, ठीक है। लेकिन बाबू और मैडम दोनों इसको मानते नहीं थे, कास्ट सिस्टम को वो मानते नहीं थे। वो थोड़ी बहुत एजुकेटेड लोग थे, वो इसको मानते नहीं थे। तो क्या एक मज़ेदार बात हो गया, तो उसको वो घर पे रखें, गरीब बच्चा है और इसीलिए उसको घर पे रखें, वो काम दाम घर पे हेल्प करता है और उसको सैलरी भी देते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन क्या हुआ, उनके घर पे टेलीग्राम आया कि आपका माताजी, जो बाबू साहब है, उनका माताजी गांव से आ रहे हैं। पता होगा वो ऊंचे जो खानदान के हैं, उनका कास्ट बहुत ऊपर है। तो वो बोले कि आपके माताजी खानदान से टेलीग्राम आया है, आ रहे हैं। तो जो साहब और मैडम दोनों सोचे कि अरे अभी तो रामू, उसका नाम रामू था, जो हेल्पर था उनके घर में। तो रामू ने तो क्या किया है, रामू के तो कास्ट ही इतना दलित है वो, अगर वो हमारे माताजी को पता चल गया तो वो यहाँ पे तो बखेड़ा खड़ा कर लेंगे, तूफान आ जाएगा यहाँ पे एकदम। तो क्या करेंगे, तो वो दोनों एक बात किए कि रामू को एकदम जो होता है शुभ भगवान का पूजा वगैरह, उसको बोले तू करना, सुबह सुबह करके वो सब तिलक वगैरह लगा लेना, ठीक है। तो वो सोचेंगे कि तेरा कास्ट बहुत ऊपर है। तो वो वही किया रामू ने, उनका मालिक जो बोले थे रामू ने वही किया। तो एक दिन क्या हुआ, रामू गया है मार्केट में आलू प्याज लाने, ठीक है। मार्केट में एक लोग बोल दिया कि जो माताजी भी गए थे रामू के पीछे पीछे, ठीक है, क्यों गए थे, उनका कुछ काम था, वो भी गए थे। तो रामू ने मार्केट में खरीद करते हुए उसका गांव का और एक लड़का उसको देख लिया। तो बोला अरे रामू, ये सब बोला उसको। तो इस टाइम में माताजी देख रहे थे, दोनों का कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे वहाँ पे। तो देखे कि ये रामू बोला ये सब हो रहा है, ये सब है। तो उसका जो एक जो दोस्त था जो उस रामू के साथ बात कर रहा था, वो बोला कि मुझे नौकरी लग गई है म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी लग गई है। तो वो बोला कि अरे पैसा वैसा कुछ लगा क्या, ये सब लगा फॉर्म के लिए। तो वो बोला कि नहीं, फॉर्म फिलअप यहाँ पे बिल्कुल फ्री था, क्योंकि हम तो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए फ्री था। तो वो माताजी सुन लिए कि अरे ये इस कास्ट का है। तो रामू बोला कि ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगा। रामू थोड़ा पढ़ा था, इसीलिए वो भी नौकरी के लिए वहाँ बाबू के घर पे रह के भी ट्राई कर रहा था। तो वो बोला कि मैं भी फॉर्म फिलअप करूँगा, ठीक है। तो वो उस टाइम में क्या हुआ, दोनों का कन्वर्सेशन माताजी सुन रहे थे। तो माताजी एकदम गुस्सा होके यहाँ वहाँ पे रामू को कुछ नहीं बोले, घर पे आके बहुत सारा बखड़ा खड़ा किया उनके जो थे साहब और उनके जो बहू थे उनके साथ
बेटा और बहू के साथ बहुत बखेड़ा खड़ा किया, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर लिए, ठीक है, मेरा धर्म को तो सत्यानाश कर चुके हो। तो इस तरह से होके रामू जब आया, रामू को भी बहुत गाली पड़ा लेकिन उसके बाद साहब जो उनका जो बेटा है माता जी का, वो उनको अच्छे तरह से समझा लिए होके माता जी का आँख भी वहाँ पे खुल गया, ठीक है, खुल गया और अंत भला तो सब भला, माता जी भी रामू को धीरे धीरे अपनाने लगे। तो इस तरह का वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दूरदर्शन भी प्रोग्राम दे रहा था हमारे बचपन में। तो ये कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कास्ट बेसिस पे इनइक्वालिटी आ रहा था, इक्वालिटी नहीं था समाज में। अगर हम सब एक साथ रह रहे हैं, एक ही देश में एक साथ रह रहे हैं, हम हमारा खुद का कानून बना चुके हैं, हमारा खुद का सरकार हम चुनते हैं, हम देशवासी सब अपने आप को एक ही मानते हैं, जाति धर्म वर्ण और निर्विशेष में हम सभी एक है। हम अगर बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा संविधान भी यही बोलता है, तो क्यों यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है? एक देश में वन नेशन इक्वल, वन जो बोलते हैं वन नेशन ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो इस तरह की बात हो रहा था पहले, इस तरह का बात हो रहा था पहले ज़माने में। तो इसको ओवरलैप जो इसको अबोलिश करने के लिए, ठीक है, इसको एकदम से कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया, लॉ लाया, आईन कानून, इसके लिए कानून बनाया कि कानून के अगर होगा तो लोगों में डर बैठा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लोग इस तरह की सब बातें को ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। तो कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों में एक भय बैठाने के लिए सरकार ने क्या किया, कानून लाया, इसमें लॉ लाया। और सिर्फ लॉ तो, कानून तो मतलब सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ क्या किया, सरकार स्कीम्स भी लाई, लॉ के साथ साथ उसको बैलेंस करने के लिए स्कीम्स लाई, ठीक है, जो इक्वालिटी को मेंटेन रखेगा, इनइक्वालिटी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देगा, इसीलिए स्कीम्स लाई। स्कीम्स में बहुत सारा बेनिफिट्स लाया गया, जो कि अगर एक अपर जो रिच आदमी है, ठीक है, वो पैसे वाला है, वो कास्ट वाइज भी अपर है, वो सब में अपर है, तो उसको इक्वल बराबर करने के लिए सोसाइटी में एक साथ दोनों को बैठाने में, दोनों को एक साथ इक्वल करने के लिए सरकार ने क्या किया, स्कीम्स लाया, ठीक है। स्कीम्स में क्या होगा, अगर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तुम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, अगर सरकारी स्कूल में भेज सकते हो, तो वो जो पिछला वाला जो दलित है और थोड़ा सा पैसे में जो भी बैकवर्ड है, वो सब उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए, उसका बेटे को भी उस स्कूल में भेजने के लिए सरकार स्कीम्स लाया। इस स्कीम्स में एक स्कीम्स बहुत ही, उस टाइम मेरा बचपन का बात कर रहा हूँ, उस टाइम एक स्कीम्स आया, सर्व शिक्षा अभियान। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, ये स्कीम्स में क्या हुआ, सरकार का मोटो था सभी बच्चे, सिर्फ अपर कास्ट का बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ पैसे वालों का बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जो भी जिसके पास पैसा हमारे देश में नहीं है, जिस पिता के पास, उसका बेटा भी वहाँ पे पढ़ेगा, और जो दलित है, अगर कास्ट बेसिस में वो जो लो है, दलित और निचले जो कास्ट होते हैं सब, उनका बच्चा भी वो स्कूल में जाके पढ़ेगा। शिक्षा सबका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। शिक्षा के बिना देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। तो अगर हम हमारा देश को, भारत देश को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम मानते हैं कि हमारा भारत देश महान है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सभी बच्चे को हम शिक्षा देना फर्स्ट प्रायोरिटी है। शिक्षा होगा तो भारत देश महान बनेगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम्स लॉन्च किया। उसके साथ सरकार ने मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील,
मिड डे मील को लॉन्च किया, स्कीम को लॉन्च किया। मिड डे मील के द्वारा क्या होता है, मिड डे मील अब सभी इससे बाकी पहचान होंगे। अभी मिड डे मील में तो अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट अपग्रेडेशन हो गया है। उस टाइम मैं जो स्कूल जा रहा था उस टाइम हमको गेहूं मिलता था खाने के लिए, सुबह सुबह आंगनवाड़ी में भी जाता था। ठीक है, छोटा सा था। जो अभी जो LKG UKG होता है उसको हमारा टाइम में हम तो वो LKG UKG क्या है अभी मुझको इसका फुल फॉर्म भी अभी तो पता नहीं है। तो हमारा टाइम में हम क्या करते थे, आंगनवाड़ी जाते थे। आप सभी अगर गए होंगे कोई पता होगा उनको। आंगनवाड़ी में हमको गेहूं खाने के लिए मिलता था जब भी रिसेस होता। सुबह सुबह चल जाते थे, 7 बजे हमारा क्लास होता था, शुरू होता था, तो हम चले जाते थे। और रिसेस में जो 9 बजे एक रिसेस, 9:30 बजे एक रिसेस होता था, उसमें उस टाइम हमको गेहूं खाने के लिए वो गेहूं कुक किया होगा, गेहूं वो गुड़ गेहूं सब बना के कुक किया होता है, उसको हमको दिया जाता है खाने के लिए। उससे न्यूट्रिशन आता है। ठीक है, हमारा टाइम में गेहूं दिया जाता था। पहले हम जो आंगनवाड़ी में छोटे से थे, छोटा बच्चा थे, तभी हमको दिया जाता था। फिर हम जब स्कूल में आए तो हमको सिर्फ चावल दिया गया। ठीक है, चावल दिया गया। वो एक बच्चे को उसके वेट के हिसाब से चावल दिया जाता था उस टाइम। हमारा स्टेट में, उड़ीसा जो मेरा स्टेट है, हमारा स्टेट का बात कर रहा हूँ, हमारा स्टेट में यही होता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब हाई स्कूल मतलब 8 स्टैंडर्ड में चला गया, 6-7 में भी कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा स्कूल ब्लॉक ग्रांटेड था, तहसील का ग्रांटेड था। वो एक प्राइवेट तो नहीं, सेमी गवर्नमेंट का स्कूल था, तो वहाँ पे कुछ नहीं, 6-7 पे हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन जब मेरा बहन जो पढ़ रहा था उसका, वो मुझसे 2 साल छोटा था, तो उस टाइम में क्या हुआ, उसके टाइम से लागू हो गया मिड डे मील, उसके टाइम से लागू हो गया। तो उस टाइम सरकार क्या किया, सरकार मिड डे मील लाया 2001 में। मिड डे मील कब आया, 2001 में तमिलनाडु स्टेट, ठीक है, तमिलनाडु में पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया मिड डे मील। उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन सभी स्टेट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि विदिन 6 मंथ्स तुम्हें मिड डे मील इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये एक गुड आइडिया है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट पहले शुरू किया था 2001 में। ठीक है, 2001 में शुरू किया गया था। तो मिड डे मील में क्या होता है, मिड डे मील एक रिवॉल्यूशन है, हम बोल सकते हैं एक रिवॉल्यूशन है। इसमें चावल दाल वगैरह सब पका के, सोयाबीन ये सब पका के दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो कुक करने के लिए वो जो महिला रहते हैं, वो महिला को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक तरह से मिल जाता है। गांव में कुछ हो जाता है, उनको 1-2 महिला रहते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और क्या होता है, मिड डे मील जो खाने के लिए बैठते हैं स्कूल के सारे बच्चे, ठीक है, स्कूल के सारे बच्चे जो अपर कास्ट का है और जिसके पापा के पास ज़्यादा पैसा है, और जो लोअर कास्ट का है, गरीब बच्चा है, वो भी बैठेगा खाने के लिए और अपर वाला भी बैठेगा खाने के लिए। यहाँ पे इक्वालिटी एक आ जाता है। विद्या मंदिर, विद्यालय, स्कूल को क्या बोलते हैं, विद्यालय हम बोलते हैं ना, विद्या का मंदिर है वो, तो उसको पूछते हैं हम। तो यहाँ पे सब इक्वल है, वही ऑल आर इक्वल दे यार। ठीक है, हम इक्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं जब बैठ के सभी एक जगह खाना खा रहे थे मिड डे मील। तो एक बढ़िया इनिशिएटिव सरकार के द्वारा है स्कीम। तो सरकार ने और क्या, यहाँ पे और क्या हुआ, जो सब गरीब बच्चे थे उनका माता पिता पिछले वाला इलाका से आते हैं, वो उनका माता पिता ये सोच था कि हम हमारा बच्चे को तो खाना नहीं दे सकते हैं, अगर उसको हम काम पे ले जाएंगे वो कुछ कमा लेगा, पढ़ाई के लिए नहीं छोड़ते हैं, स्कूल को नहीं छोड़ते हैं, वो उनको ले जाते हैं काम पे, वो पढ़ाई उसका नहीं हो पाता था। जब भी सरकार सर्व शिक्षा अभियान आया, सभी पढ़ी सभी बढ़ी हुए, ठीक है, पढ़ंतु सभी पढ़ंतु सभी बढ़ंतु उड़िया में कहा जाता है। तो ये तो सरकार उसके बाद क्या किया, उनको जो बच्चे
खाने जो नहीं खाना 2 टाइम 3 टाइम का खाना अपने घर पे खा नहीं पाते थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको पेरेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे मील एक बढ़िया इनिशिएटिव था। इस इनिशिएटिव के थ्रू वो पिताजी जिसका बच्चा 2 वक्त अच्छा खाना नहीं खा पा रहा था, वो उसको स्कूल भेजने लगा कि बच्चा वहाँ पे चला जा, वहाँ पे तो स्कूल में अच्छा खाना मिलता है, यहाँ पे घर पे तो हम अच्छा खाना तुझको नहीं दे पाएंगे अभी। तो इसके तो चलते क्या हुआ, स्कूल का अटेंडेंस बढ़ने लगा। जब अटेंडेंस 10 या 12 बच्चे का था, जो भी रजिस्टर्ड अभी होंगे 100 बच्चे, उस इलाका के जो स्कूल है वहाँ पे 100 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, लेकिन अटेंडेंस 10 बच्चे का ही है। लेकिन इस इनिशिएटिव, इस स्कीम जब आया, उसके बाद धीरे धीरे अटेंडेंस का इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, ये क्या इक्वालिटी लाया और एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। तो स्कीम्स के थ्रू हम जो बात कर रहे थे, लॉ एंड स्कीम्स को गवर्नमेंट ने ले आया इक्वालिटी के लिए और लोगों में अवेयरनेस बनाने के लिए। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये तो हमारा भारत का एक एग्जाम्पल हम दिए इक्वालिटी के, स्कूल के जो होता है। और अनटचेबिलिटी भी हम बोल लिए, अनटचेबिलिटी के बारे में। अभी आते हैं इक्वालिटी के थ्रू, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, जितना ही हमारे एग्जाम के लिए चाहिए हम उतना ही बात करेंगे। ठीक है, अभी आइए यूएसए में क्या हो रहा है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका में आपको पता होगा, अमेरिका में दोनों तरफ के लोग आपको देखेंगे, एक गोरे देखेंगे और एक काले लोग देखेंगे। ठीक है, काले लोग जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लोग वहाँ पे देखेंगे। उनका जो स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर है, उनका कलर है, उनका हेयर है, वो अफ्रीकन ही है, अफ्रीकन जैसा है। तो अब क्या हुआ था, अफ्रीकन जो माइग्रेट होके अमेरिका को गए थे वहाँ पे बैठने के लिए, वहाँ पे वो बैठने के लिए गए थे। वो पहले ये मानते हैं कि वो वहाँ पे स्लेव्स थे अमेरिका में। ठीक है, आज पर जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो स्लेव्स थे। वो मानते हैं जो गोरे हैं वहाँ पे अमेरिका में पहले रह रहे थे, वो उनको स्लेव्स मानते हैं कि पहले वो हमारे एंसेस्टर्स का स्लेव थे, इसीलिए वो उनको इक्वल नहीं मानते हैं। वो क्या होता है, 1950 में अफ्रीकन अमेरिकन जो है, अफ्रीका से जा गए हैं, उनको अफ्रीकन अमेरिकन, जैसे इंडिया से जो गए हैं उनको क्या, प्रवासी भारतीय जो इंडिया से गए हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंडो अमेरिकन। इस तरह से अफ्रीका से जो गए हैं उनको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट फॉर अनइक्वालिटी 1950 में शुरू हो गया था। इस तरह का भेदभाव जो हुआ, वहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ। अफ्रीका के लोग जो बैठे थे अफ्रीकन अमेरिकन्स, वो एक मूवमेंट किए। ठीक है, इस एक एग्जांपल आपको देता हूँ। वहाँ पे क्या होता है, अगर उनका जो बॉस होता है ना, जिसमें ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट, और जो सरकारी बस वहाँ पे अमेरिका का होता है, उसमें सरकारी या प्राइवेट जो भी बस है, उनमें क्या होगा, अगर जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो अगर बैठना चाहिएगा तो उसको पिछले वाला जो सीट है बस का, वहाँ पे बैठना पड़ेगा। वो आगे वाला सीट और बीच का सीट में नहीं बैठ सकता है। और एक होता है, अगर तुम बैठ चुके, पहले एक अफ्रीकन अमेरिकन बैठ चुका है और एक गोरा जो आ गया, गोरा एक आ गया वहाँ पे, वो क्या करेगा, वो जो अफ्रीकन अमेरिकन को उठने के लिए वो वहाँ पे मजबूर होगा, क्योंकि वो गोरा वहाँ पे बैठेगा। इस तरह का वहाँ पे प्रथा चलता है। तो इसको विरोध करके 1950 में मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, जो सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, इसके सिविल राइट्स एक्ट के में जो सिविल राइट्स एक्ट है, इसका एक मज़ेदार किस्सा है। तो इसका भी यही बॉस वाला किस्सा है। क्या हुआ, ये उनका नाम बोल रहा हूँ, उनका नाम है रोसा पार्क्स। ठीक है, 1932 2005 तक इनका देहांत 2005 में हुआ। तो रोजा ने क्या किया, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। ठीक है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। वो क्या हुआ, उस टाइम बॉस में वो जा रहे थे और उनका एज थोड़ा ज़्यादा था, तो इसीलिए वो बैठ के रह गए। एक अमेरिकन जो पहले जो गोरा है वो आया,
तो वो उनको बैठने उठने के लिए बोला कि तुम उठो मैं बैठूंगा, वो मना कर लिया। तो इसके चलते एक वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे और जो गोरे थे वहाँ पे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो उसको सिविल राइट्स एक्ट भी बोलते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट एक हुआ, तो उसके बाद सिविल राइट्स एक्ट आ गया, जो कि अमेरिकन सरकार ने सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 में। सिविल राइट्स एक्ट में क्या हुआ, प्रोहिबिटेड किया गया, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। अगर तुम्हारा कलर काला है, जो अफ्रीकन होते हैं बेसिकली, जो उनका ही कलर थोड़ा काला होता है, उनका कलर काला है, रेस और रिलीजन, उनका जाति धर्म क्या है उसको उस बेसिस पे, और नेशनल ओरिजिन कहाँ पे, अमेरिकन, कोई अमेरिकन अगर बोलेंगे वो उसका मतलब वहाँ पे ओरिजिन नहीं है, वो सभी कॉन्टिनेंट से जाके अमेरिका में सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए अमेरिका ज़्यादातर के माइग्रेंट होते हैं, वो अमेरिका में माइग्रेंट बहुत टाइप का माइग्रेंट होते हैं। वो पहले से एंसेस्टर अगर उनके होंगे तो वहाँ का उनको जो रेसिडेंशियल मिल चुका होगा, ठीक है। तो वो नेशनल ओरिजिन होगा। नेशनल ओरिजिन बेसिस से मतलब अफ्रीका से कोई आया है, कोई इंडिया से आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम वहाँ पे भेदभाव करेंगे वो बहुत ही बुरा है। इसीलिए 1964 में सिविल राइट्स एक्ट, जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, इसके चलते उस 1964 में सरकार ने इस लॉ को लाया ऑन द बेसिस ऑफ। और वहाँ पे क्या होता है, अभी भी क्या होता है, इस लॉ आ गया और इस लॉ को मानने भी चाहिए ना। तो लेकिन वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी जो गोरे लोग होते हैं उनका बेटा सब लड़का लड़की उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन से उनका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। वो गवर्नमेंट का जो इस तरह का स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पे टीचर इतना भी एजुकेटेड नहीं है, इतना भी वेल एबिलिटी उनका नहीं है जो कि अच्छे तरह का एजुकेशन बच्चे को दे सकते हैं। उस तरह का टीचर जहाँ पे पढ़ा रहे होंगे वहीं पे ही जाके अफ्रीकन अमेरिकन पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तरह का अच्छे क्वालिटी का टीचर होंगे, अच्छे तरह का माहौल होगा स्कूल में, उस स्कूल में जाके गोरों का बच्चा पढ़ेगा, गोरे लोग जो होते हैं उनका बच्चा पढ़ेगा। क्यों भाई इतना भेदभाव क्यों है? लेकिन ये चलता है, वहाँ पे ये चलता है। अभी क्या हो रहा है, हम तो अमेरिका कभी नहीं गए, जो हम पे आज पर जो रिपोर्ट हम बोल रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, जो अमेरिका में अगर कोई होगा आपका तो उनसे पूछ लीजिए, वो अच्छे तरह से बता देंगे। लेकिन अभी कहीं पे न्यूज़ में आया था, रेसिज्म अभी भी है, वो गंदा घिनाना सच अभी भी है, रेसिज्म, काले गोरे का भेदभाव, ठीक है, छोड़िए। तो अगर क्यों ये बात हम बोल रहे हैं, अगर सरकार लॉ ला रहा है, इंडियन गवर्नमेंट हो या अमेरिकन गवर्नमेंट हो, ये लॉ ला रहा है, ठीक है, लॉ जो आइन बना रहे हैं, लेकिन इस आइन को अगर हम नहीं मानेंगे, हमें एक एथिक्स होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी होना चाहिए। अगर हम ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी हमें होना चाहिए, तो हम इस लॉ को मानना चाहिए, इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है, इसको मानना चाहिए। तो फिर इसको इसीलिए सरकार भी एट्रोसिटीज एक्ट, इंडिया में हमारा देश में एट्रोसिटीज एक्ट है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अभी इसको 2017 और 18 में ज़्यादातर के बढ़ावा दिया गया है एट्रोसिटी एक्ट को। न्यूज़ में अभी बहुत था एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है। तो इस जो टॉपिक है, इसका हम संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 संविधान में है। क्या है आर्टिकल नंबर 15, क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। सब जो डिस्क्रिमिनेट होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आपका धर्म जाति क्या है, आपका कलर क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका लिंग क्या है, और आप कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, ये सभी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। इस सभी को आइनतः बैन करता है, ठीक है, आर्टिकल 15। और द स्टेट, तो इसको अगर इसको डिस्क्राइब करें
तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, place of birth or any of them. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth on any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment. ठीक है, कोई भी देश, हमारा देश, कोई भी स्टेट आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। सभी यहाँ पे देशवासी समान है। ठीक है, सभी को मंदिर जाने का अधिकार है, सभी को पब्लिक रेस्टोरेंट जाने का अधिकार है, सभी को पब्लिक टॉयलेट का यूज करने का अधिकार है, सभी को एक समान एजुकेशन मिलने सभी को भी एक बस में यात्रा करने का और एक ट्रेन में भी यात्रा करने का अधिकार है। ये संविधान बोलता है, संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलेगा सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये अनिवार्य है। ठीक है, ओके। और इस सब आर्टिकल के बारे में हम पॉलिटी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना सारा हमारे संविधान में आर्टिकल है A to Z सभी पॉलिटी क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।